नायरा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और उसे इस तरह देख उसकी माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो बड़ी आस लगाकर मिस्टर और मिसेस चार्ल्स की तरफ हाथ जोड़कर देखने लगी। देखिए, इसके सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे कैसे मान लूं मैं इसकी बात? ये मुझे किसी का खून करने के लिए कह रहा है और इसके साथ जो भी हुआ उससे हमारा क्या लेना देना है? लेना देना है चाचा, और आपको नहीं पता, शिमला में जब आप पेंटिंग बना रहे थे तब आपको पता है आंटी और नायरा के साथ बाजार में क्या हुआ था? नायरा के अंदर बैठे उस बच्चे की आत्मा ने जब दक्ष से ये कहा तो माया की तरफ देखने लगा। माया का चेहरा संकोच से नीचे झुक गया था। फिर धीरे धीरे उस दिन की सारी तस्वीरें साफ होने लगी जब वो सभी घूमने शिमला गए थे। दक्ष वहां बैठकर जब वादियों की तस्वीरों को अपने पन्नों पर उतार रहा था, उसी वक्त माया नायरा के साथ बाजार में घूम रही थी, जहां कुछ बदमाश लफंगे माया को छेड़ने लगे। यहाँ तक कि वो नीच लोग नायरा पर भी फप्तियां कसने लगे कि माँ तो मस्त है, पर बेटी भी अगर 10 साल बड़ी होती तो देखकर मजा आ जाता। माया और नायरा को परेशानी में देखकर पास खड़ी एक औरत उनके बचाव में आ गई और उसके साथ ही उसका बेटा भी, जो लगभग नायरा की उम्र का ही था। उस औरत के समझाने पर भी वो लड़के नहीं लौटे और फिर दोनों से बदतमीजी करने लगे। उल्टे वो अब उस औरत को भी छेड़ने लगे। इस पर वो छोटा बच्चा बोला, मेरी मम्मी और आंटी को परेशान मत करो, नहीं तो मैं अपने पापा से कह दूंगा, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बच्चे के इतना कहते ही उनमें से एक लफंगा आगे बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। तभी एक हाथ ने उस लफंगे के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बच्चे को नीचे रखो। नहीं रखा तो क्या कर लेगा बे? हाँ? फोकट का हीरो मत बन, चल निकल इधर से। पापा, ये बहुत गंदे लोग हैं, इन्होंने मम्मी और इस आंटी को बहुत परेशान किया है। अच्छा, तो ये है तेरा बाप हैं? ये कह रहा था कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं। चल आ, पकड़ के दिखा। अरे भाई साहब, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो ना और जाने दो हमें। अब हम कहाँ आपके सामने टिक पाएंगे। ठीक है, चल निकल अभी और समझा अपनी बीवी को, इतनी हॉट बनकर ना घूमे, कुछ होने लगता है। हाँ बिल्कुल सही, समझा दूंगा। चलो चलते हैं यहाँ से। और बहन जी, आप भी निकलो। माया को वहां से निकलने के लिए कहे वो भी अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहां से निकल गया। लेकिन वो बच्चा, जिसका नाम सोनू था, वो अपने पापा से काफी नाराज था क्योंकि उसके पापा ने उन लफंगों से कुछ नहीं कहा। क्या पापा, आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे तो रोज शिकारी की कहानी सुनाते हो, पर आज खुद डर कर भाग गए। बहुत बोलने लगा है सोनू तू, चल जा, मैं तेरे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। इतना कहे उस आदमी ने अपने चेहरे से कपड़े का मास्क हटाया और वो कोई और नहीं बल्कि यक्ष ही था। अपने बीवी और बच्चे को घर पर छोड़ यक्ष वापस उसी ओर बढ़ गया। यहाँ सोनू अपने पापा का काफी देर इंतजार करने के बाद दरवाजे पर देखने आया कि पापा आए या नहीं, तो देखा कि शायद ये उसके पापा ही थे जो एक गाड़ी से जंगल के अंदर जा रहे थे। यक्ष को देख सोनू भी उसी ओर भाग निकला, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने कई बार यक्ष को पापा पापा कहकर भी पुकारा, लेकिन उधर से वापस कोई आवाज नहीं आई और सोनू अपने पापा को ढूंढते हुए अंदर चला जा रहा था। तभी एक लाश पेड़ से नीचे आ गई और उसे देख सोनू चीख पड़ा, पर जैसे ही उस लाश पर उसकी नजर गई तो उसने देखा कि ये उन्हीं लफंगों में से एक था जो उन्हें बाजार में परेशान कर रहा था। तभी जंगल में एक इंसान की चीख गूंजी, जिसे सुन सोनू आवाज का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि उसके पापा उस लफंगे की बेरहमी से जान ले रहे हैं जिसने सोनू को हवा में उठाया था। लफंगे के सीने में खंजर उतारते ही यक्ष की नजर अपने बेटे पर गई और वो अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए बेटे के पास आ गया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए बोला, बेटा, शिकारी कभी सामने से वार नहीं बल्कि छुपकर शिकार पर घात लगाता है और मौका मिलते ही एक वार में खत्म,
समझ गया ना? चल घर चलते हैं। और सुन, यहाँ तूने जो भी देखा उसे राज ही रखना। इतना कहकर यक्ष चल पड़ा। लेकिन अपने पिता का ये रूप देखकर सोनू सदमे में था। वो इतना डर गया था कि खड़े खड़े ही उसकी पैंट गीली हो गई थी। यक्ष घर जाकर नहाने चला गया और सोनू सब कुछ अपनी माँ को बताने लगा। जिसके बाद माँ ने यह फैसला किया कि वो अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाएगी। पर यक्ष को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता घर में उन दोनों को बंद करके जाता। यक्ष का सच जानने के बाद उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके लिए किसी गुलाम की तरह हो गए थे, जो सिर्फ वही करते जो यक्ष उनसे करने को कहता। इसलिए उसके चंगुल से वो दोनों ही निकलकर भाग जाना चाहते थे। और फिर एक दिन मौका देखकर जंगल के रास्ते से रात को वो दोनों निकल भी गए। पर भला जंगल में वो शिकारी से भागकर कहाँ जाते? यक्ष ने एक झटके में उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। फिर भी तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। इतना कहते ही यक्ष ने अपनी बीवी को एक तमाचा जड़ दिया, जिससे सोनू आग बबूला हो गया और अपने पिता पर टूट पड़ा। लेकिन यक्ष ने उसे ऐसे झटका कि वो सीधे एक नुकीले पेड़ की डाली में जा धंसा और लकड़ी उसके आर पार हो गई। एक ही पल में वहां का पूरा मंजर बदल गया। यक्ष की आंखों के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया और उसकी बीवी तो मानो ऐसे टूटी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। वो बस अपने बेटे को देखे जा रही थी, पर यक्ष से तो ये भी नहीं देखा गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे उसके बेटे से जुदा करते हुए घर में ले जाकर कैद कर दिया और तब से ही वो बेजान अपने घर में पड़ी है। इतना सब कुछ सुन दक्ष और नायरा की आंखों में पानी आ गया। यहाँ तक कि मिसेस चार्ल्स की भी आंखें नम हो गई। तभी नायरा के अंदर छुपे सोनू की आत्मा ने कहा, चाचू, चाचू बचा लो मेरी माँ को उससे। इतना सुनते ही दक्ष घर से बाहर निकला और गाड़ी लेकर शिमला पहुंच गया। 20 साल बाद उस घर के सामने जहां से कभी वो जान बचाकर भागा था, उसने यहीं अपनी मां को मरते हुए देखा था। उसी दक्ष ने दरवाजे पर दस्तक दी और दूसरी तरफ यक्ष ने दरवाजा खोला। उन दोनों के आमने सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और बादल तो मानो फटने को तैयार था। दक्ष, तू जिंदा है? हाँ, मेरी माँ ने तो बचा लिया था मुझे तुझसे, पर यह नहीं पता था कि तू अपने ही बेटे को मार देगा। मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, इसीलिए ही तो मैं आज तुझे खत्म करने आया हूँ। इतना कहते ही दक्ष ने यक्ष पर खंजर से वार किया, लेकिन यक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर घुमा दिया और फिर दक्ष को धक्का दे नीचे गिरा, सीधा जंगल की ओर भाग निकला। दक्ष जब उसके पीछे जंगल में निकला तो मौसम पूरी तरह बदल चुका था। आसमान पर काले बादल का पहरा लग गया था और धीमी बारिश शुरू हो गई थी। दक्ष यूं तो यक्ष के पीछे निकल पड़ा था, पर उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि वो उस आदमी के सामने टिक सकता है जिसने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। दक्ष ये सोच ही रहा था कि तभी एक तीर उसके बाजू को जख्मी करते हुए निकल गया और दर्द से दक्ष चीख पड़ा। मुझे मारने से पहले थोड़ा सोच तो लेते दक्ष, कितने कमजोर हो तुम। एक ही चोट में चीख निकल गई। दक्ष कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यक्ष कहाँ है। काश यक्ष तू भी कमजोर होता, तब न पापा मरते और ना ही माँ, और हमारा सोनू भी जिंदा होता। दक्ष के इतना कहते ही सामने से कई तीर उसके सामने चले, जिन सभी से बचता हुआ दक्ष जंगल के अंदर भागने लगा और यक्ष उसके पीछे पीछे। मानो सोनू का नाम सुन उसे कुछ हो गया हो, लेकिन देखते ही देखते दक्ष उसकी नजरों से दूर चला गया। अपने ही जंगल में अब यक्ष कहीं खोया सा महसूस करने लगा। सोनू का नाम लेकर दक्ष ने उसे उतावला कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यक्ष खुद भी अपने बेटे की मौत से परेशान था। वो चारों ओर दक्ष को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 20 साल पहले बूढ़ा शिकारी उसे। तभी यक्ष की नजर खून के निशान पर गई जो एक पेड़ के पीछे जा रही थी, और वहीं दक्ष के जूते भी दिखे, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस शिकारी को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। यक्ष ये सोचकर मुस्कुराने लगा। तभी दक्ष ने उस पर वो दांव आजमाया जो उसने 20 साल पहले आजमाया था।
यक्ष ने बड़ी चालाकी से पेड़ के पीछे भी देखा और चारों तरफ जंगल में भी, पर उसे दक्ष के जूते के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यक्ष की खुशी अब डर में बदलने लगी थी, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष कहाँ गया और अब वो उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। यक्ष परेशान हो ही रहा था कि तभी ऊपर से उस पर कुछ गिरा। छूकर देखा तो ये खून था। यक्ष समझ गया कि दक्ष नाम की मौत आसपास नहीं बल्कि उसके सिर पर मंडरा रही है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दक्ष ने ऊपर से कूदते हुए खंजर यक्ष के सीने में उतार दिया। यक्ष को मारते हुए दक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसे अपने परिवार के लिए ये करना पड़ा, क्योंकि बात जब बच्चों पर आती है तो एक पिता किसी भी हद से गुजर सकता है, यहां तक कि मौत से भी लड़ सकता है ना? चीखने की आवाज इतनी जोर से आई कि बादल भी गरज उठा। जंगल में भेड़िए की गुर्राने की आवाज भी तेज हो गई, कुछ इस तरह जैसे मानो कोई अनहोनी होने को तैयार बैठी। सुलोचना अपने बच्चों को गोद में सुलाए बैठी थी। वो उसे वहीं सोया छोड़ दौड़ते हुए हॉल में गई और एक कमरे का दरवाजा पीटने लगी। जी आप समझते क्यों नहीं, बहुत रात हो गई है, जंगल में जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। मत दीजिए उसे ऐसी सजा, मत दीजिए उसे ऐसी कोई सजा जिससे उसे मौत ही आ जाए। सुलोचना, अगर हम उसे आज सजा नहीं देंगे तो कल वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। बंधा रहने दो उसे वहीं, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अंदर से आने वाली आवाज सुलोचना के पति नैतिक की थी, जो स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ रहा था, और सुलोचना वहीं दरवाजे के पास बैठी रोने लगी। तभी तेज बिजली पड़ती और आसमान से हौले हौले गिरते वाकई पानी की बूंदों ने पूरे जंगल को भिगाना शुरू कर दिया। माफ कीजिए, पर मैं अपने ही बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब मैं जा रही हूँ उसे वापस लाने। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं है। सुलोचना, सुलोचना, कहाँ गई तुम? नैतिक ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां बस उसका बेटा सोया हुआ था, वो भी अकेले। तभी बिजली के कड़कने से उसका ध्यान कॉटेज से बाहर जाने वाले दरवाजे पर गया, जो खुला हुआ था और बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। दरवाजा खुला होने से नैतिक ये समझ चुका था कि सुलोचना अकेले ही बाहर जा चुकी है, इसलिए वो भी छाता तान कर बाहर जाने को चल दिया। नैतिक, यक्ष यहाँ पर नहीं है, जल्दी आओ। सुलोचना का चीखना सुन नैतिक छाता वहीं छोड़ उसी की ओर दौड़ पड़ा। पहुंचा तो देखा वहां बस खुली हुई रस्सी पड़ी थी और जानवरों से बचने के लिए जो बाड़ा बनाया गया था वो भी टूटा हुआ था। भाग निकला नालायक। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो भाग गया? कहीं कोई जानवर? अरे वो खुद एक राक्षस है, भला उसे कौन जानवर ले जाएगा? यूं जानवर की तरह क्यों घसीट रहा है? छोड़ दे मुझे, वरना जान ले लूंगा तेरी। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। शिकारी हो शिकारी, तो जैसे पित्ती से नहीं डरता। चल बैठ जा चुपचाप यहाँ पर। शिकारी यक्ष को उठाकर एक पेड़ से बांध देता है और खुद आग चलाकर किसी तंत्र विद्या की तैयारी में लग जाता है। जंगल के बीचों बीच उसके ठिकाने पर न जाने कितने ही जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी, और चलते बचालों के चारों ओर बनी आकृति ऐसी थी मानो कोई काला जादू करता हो। शिकारी आग के चारों ओर खोपड़ियों को सजा रहा था और साथ ही कुछ बुदबुदा भी रहा था। यक्ष यूं तो 11 साल का बच्चा था, पर उसकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। शिकारी भी उसकी आंखों में आंखें डाल उसे लानत भरी निगाहों से देख रहा था। वो कई बार उसकी इस हरकत को नजरअंदाज करता था, लेकिन जब यक्ष ने शिकारी को देखकर थूका तो फिर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आंख दिखाता है मुझे, शिकारी से डर नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो लगने लगेगा। आज तक तो बस शेर और हिरण का शिकार किया है, आज तेरी बलि देने के बाद एक इंसान की खोपड़ी भी शामिल हो जाएगी मेरे पास। तू शिकारी नहीं, एक चोर है। जुबान संभाल के बच्चे, मैं चोर नहीं, एक शातिर शिकारी हूँ। एक बंधे हुए बच्चे को उसके घर वालों से छिपा कर लाने वाला शिकारी कैसा? यक्ष की इस बात से शिकारी तिलमिला उठा और अपनी कटार उठा वापस उसकी तरफ बढ़ा
और एक ही झटके में उसके हाथ और पांव रस्सियों से काट उसे आजाद कर दिया और बोला, तू कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि मेरी तरह ही एक शैतान लगता है। जा भाग जा, जहां भी भाग सकता है, क्योंकि अब ये शिकारी तुझे दिखाएगा कि शिकार होता कैसे है। चल भाग। शिकारी की चीखते ही यक्ष उसे एक जोर का धक्का देता है और उसके हाथ से कटार छीनकर भाग जाता है। उसके धक्का देने की वजह से शिकारी का आधा चेहरा आग में झुलस गया था और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा, बादल भी गरजने लगे और बिजली के कड़कने से पूरा जंगल एक पल को दिन में बदल गया। शिकारी ने एक बार फिर से खुद को खड़ा किया और अपने चले हुए चेहरे को लेकर वो यक्ष के पीछे अपना तीर और कमान लेकर शिकार पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर पीछा करने पर ही शिकारी को यक्ष दिख गया। उसने तुरंत ही उस पर अपना कमान से तीर छोड़ दिया, लेकिन यक्ष के अचानक फिसल जाने के कारण वो शिकारी के इस वार से बच गया और फिर भागते हुए शिकारी की नजर से ओझल हो गया। यक्ष के अचानक से गायब हो जाने की वजह से वो गुस्से से तिलमिला गया और अंधेरे में ही चारों ओर तीर चलाने लगा। तभी बिजली के कड़कने पर उसे एक पेड़ के पीछे कुछ दिखा। शिकारी उस ओर ही बड़े ध्यान से देखने लगा। दोबारा बिजली कड़की तो तस्वीर साफ हुई और उसे पता चल गया कि यक्ष उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि वहां उसके जूतों का एक सिरा दिख रहा था। इसलिए शिकारी ने अपने तीर और कमान को वहीं छोड़ा और कमर से चाकू निकाल उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। यक्ष पर वार करने के लिए शिकारी जैसे ही पेड़ के उस पार गया, उसे वहां चमकते बिजली के बीच यक्ष के जूते के सिवाय और कुछ नहीं मिला। बेवकूफ बना गया वो शैतान मुझे। शिकारी के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है और यक्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तू तो मुझसे भी बड़ा शैतान निकला रे। शैतान नहीं, शिकारी हूँ मैं, शिकारी। शिकारी के दम तोड़ते ही यक्ष के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसका हंसना किसी शैतान की तरह होने लगता है। वो किसी जानवर की तरह सूंघने और कान फड़फड़ा के सुनने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, यक्ष, यक्ष कहाँ तुम? यक्ष। अपनी ओर पिता को आता सुन यक्ष ने तुरंत ही शिकारी की लाश को जैसे तैसे घसीटकर झाड़ियों के पीछे कर दिया और खुद कटार ताने उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता के मुंह से पीटा सुना, उसने कटार को छिपा लिया और उनके सामने चला गया। बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पता है तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही थी। और आप परेशान नहीं हुए मेरे लिए पापा? हाँ, हुआ परेशान, और परेशान होता हूँ इसलिए गुस्सा होता हूँ तुम पर, ताकि तुम समझो कि क्या अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं बेटा। ये क्या, तुम्हारी कमीज पर तो खून लगा है। यक्ष बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? सच सच बताओ। सच? हाँ बेटा, सच। मैंने उस शिकारी को मार दिया जो मुझे मारना चाहता था, और ये खून उसका ही है, और उसकी लाश इन झाड़ियों के पीछे है। यक्ष की बात सुन नैतिक अपने बेटे के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देता है और पूरा भला सुनाने लगता है। नैतिक की बातें सुन यक्ष और भी आग बबूला हो गया। वो अपने पिता नैतिक को आंखें दिखाने लगा, जिस पर नैतिक ने अपने बेटे के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बाप को आंख दिखाता है, मुझे पता ही था। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, एक दिन तुम इसी रास्ते पर जाओगे। आज तुमने उसका खून किया, कल मुझे भी मार दोगे। हर चीज कल पर नहीं छोड़ते पापा, कुछ चीजें समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए। आपके दिन पूरे हुए पापा, गुड बाय। यक्ष के इस विभत्स रूप से पूरा जंगल कांप उठा। वो किसी राक्षस की तरह अपने पिता के सीने में अपना गुस्सा उतारने लगा, जैसे कि वो खुद ना हो बल्कि उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। यक्ष की शैतानी चीख से सामने झाड़ियों के पीछे कोई और भी चीख पड़ा, जिसकी आवाज सुन उसके हाथ रुक गए। नजर उठाया तो सामने चमकते बिजली के बीच उसकी माँ खड़ी थी, जो अपने बेटे के हाथ अपने सुहाग उजड़ते देख टूट गई। लेकिन यक्ष पर न जाने कौन सा शैतान सवार था। वो अपनी माँ को देखकर भी चीखने लगा और खून से सनी कटार को लेकर अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा।
और क्या यक्ष उसे भी मार देगा जिसकी कोख से वो खुद जन्मा है? देखेंगे शिकारी सीरीज के अगले भाग में। पर इससे पहले हमें जरूरत है आपके साथ की, तो ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी करें, ताकि जल्द से जल्द हम कहानी के दूसरे भाग को लेकर आ सकें। घने जंगल में बरसते बादल के नीचे यक्ष पानी से ज्यादा खून से लथपथ था। वो अपने पिता के सीने में खंजर ऐसे उतारे जा रहा था जैसे सालों की रंजिश हो। उसका चेहरा पूरी तरह से अपने ही पिता के खून से लथपथ था। तभी जंगल में एक आवाज गूंजी। यक्ष ने सामने देखा तो वो उसकी माँ थी, जो उसकी दरिंदगी को देखकर चीख पड़ी थी। एक माँ अपने बेटे की ऐसी हैवानियत देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अपने बेटे ने उसके मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर उसे विधवा बना दिया था। लेकिन यक्ष की नज़र में मानो माँ बाप के मायने ही बदल गए थे। यक्ष के हाथ का खंजर उसके ही पिता के सीने में धंसा हुआ था। वो अपनी माँ को छोटी छोटी नज़रों से ऐसे देख रहा था जैसे मानो उसके लिए वो कोई शिकार हो। देखते ही देखते यक्ष फिर माँ की तरफ देख चिंगाड़ दिया और अपने पिता के सीने से खंजर निकाल माँ की तरफ बढ़ने को हुआ ही था कि नैतिक ने उसके पांव को पकड़कर खींच लिया और यक्ष मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। भाग निकलो सुलोचना, ये दरिंदा है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूं तो सुलोचना अपने बेटे की साइड लेती थी, लेकिन इस बार उसे अपने पति की बात ज्यादा सही लगी, क्योंकि उसका सिर्फ एक बेटा नहीं दूसरा भी है, यक्ष का जुड़वा भाई दक्ष, जिसकी जान को यक्ष से खतरा हो सकता है। इसलिए सुलोचना जैसे तैसे वहां से भाग निकली। इधर यक्ष खुद को नैतिक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैतिक ने उसके पांव को इस तरह पकड़ रखा था कि उससे छुड़ाना मुश्किल था। और भले ही यक्ष एक बच्चा था, पर इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने अपने खंजर को चलाते हुए एक ही झटके में अपने पिता के हाथ को काट दिया, जिसके बाद पहले से जख्मी नैतिक ने कुछ ही पल में अपना दम तोड़ दिया और यक्ष उसी ओर निकल गया जिधर उसकी माँ गई थी। खून से सने खंजर के साथ जब वो अपने घर पहुंचा तो ना तो वहां उसकी माँ थी, ना ही उसका जुड़वा भाई दक्ष। वो वहीं अपने घर के हॉल में घुटने टेक कर बैठ गया। डर कर भाग गए सब, इस शिकारी से डर कर भाग गए। अब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? यक्ष और पापा कहाँ हैं? ये आवाज दक्ष की थी, जिसे यक्ष ने बहुत दूर से ही सुन लिया था और उसी तरफ अपने खंजर को लेकर दौड़ पड़ा। सड़क पर दक्ष को लेकर भाग रही सुलोचना ने जैसे ही देखा कि यक्ष उसका पीछा कर रहा है, तो उसने दक्ष को उठाकर एक लकड़ी से लदी ट्रॉली पर चढ़ा दिया और उसने ड्राइवर के हाथ में बहुत सारे पैसे थमाते हुए कहा कि अभी तुरंत यहाँ से निकले। ड्राइवर ने भी इतने सारे पैसे देख तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि सुलोचना उस ट्रॉली में चढ़ती, यक्ष ने पीछे से खंजर फेंक कर मारा, जो सीधे उसकी माँ सुलोचना की पीठ पर जा घुसा और वो वहीं पर गिर पड़ी। दक्ष भी अपनी माँ का ये हाल देखकर दर्द से चीख पड़ा था। रुको रुको रुको, गाड़ी मत रोको, मेरे बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, सुरक्षित। माँ, मुझसे दूर मत जाओ माँ। 20 साल बाद। रोते क्यों हो दक्ष? कहीं नहीं गई है माँ। मैं तो उनसे मिली भी नहीं, फिर भी हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो हमारे आसपास ही है। और तुम हो कि हमेशा आंखों में आंसू ले आते हो। भला माँ को रोते हुए भी अच्छे लगोगे तुम। पापा मम्मा मैं रेडी हो गई। आप रो रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा, बस आपकी मम्मी परेशान कर रही थी। चलो घूमने चलते हैं हम, शिमला। 20 साल के बाद अब दक्ष फैमिली वाला हो गया था। उसकी एक सुंदर बीवी और एक 10 साल की प्यारी सी बेटी भी थी और सभी हंसी खुशी शिमला घूमने जा रहे थे। शिमला में वो घूमे फिरे और शाम होते ही सभी अपने घर के लिए निकल गए। रात को सबने साथ में खाना खाया और सो गए। अगले 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन स्कूल से खबर आई
कि नायरा ने खून की उल्टी की है। दक्ष उसके स्कूल भागा और फिर वहां से सीधा अस्पताल, पर नायरा की रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो नायरा को लेकर घर आ गया। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर ना तो नायरा ने कुछ कहा और ना ही कुछ खाया। दक्ष और माया की लाख कोशिशों के बाद भी उसने 1 या 2 निवालों के सिवा कुछ और नहीं निकला, और ना ही वो कई रातों तक सोई। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में हर चीज नॉर्मल थी, जिससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि बात कुछ और ही है। दक्ष ने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानकारी रखते थे, और जब वो दक्ष के घर में आए तो भांप लिया कि यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। मतलब ये था कि दक्ष की बेटी नायरा किसी आत्मा से पोजेस्ड है। ये बात सुनते ही माया रो पड़ी और भागते हुए अपनी बेटी नायरा को गले लगा लिया, पर वो ऐसे बुत बनी बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दक्ष तुम्हें जो करना है करो, पर मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दक्ष एक बार फिर से अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे संभाला और उसे मिस्टर और मिसेस चार्ल्स के बारे में बताया, जिसके बाद दक्ष ने उन्हें कॉल करके सारी बात बताई। और फिर कुछ घंटों के बाद ही उनके घर की घंटी बजी। दक्ष ने दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स थे। घर में तो हर तरफ नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। नायरा उस कमरे में है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? हमने तो नहीं बताया। हमारा तो यही काम है माया जी, बुरी शक्तियां भाप लेती हूँ मैं, जो इस वक्त इस कमरे में हर जगह फैल रही है। डरिए मत, कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता, पर आपके घर का तो एक पत्ता भी नहीं हिला। मुझे नायरा को देखने दीजिए। चार्ल्स, मदद करोगे या फिर उस गमले को ही देखते रहोगे? क्या करूं? एंटीक चीजें देखकर मेरी आत्मा वहीं रुक जाती है। चार्ल्स! मिसेस के आंख दिखाते ही चार्ल्स नायरा के पास आया और उसके सिर पर क्रॉस लगाकर कुछ बुदबुदाने लगा। उसी वक्त मिसेस चार्ल्स नायरा के ठीक सामने बेड पर बैठ गई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपनी आंखों को बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगी, जिसके साथ ही नायरा की आंखें और भी खुल गईं और गर्दन ऊपर की तरफ मुड़ वो बेड से थोड़ी ऊपर हवा में तैरने लगी, और उसके साथ ही मिसेस चार्ल्स भी। ये सब देख माया ने घबराकर दक्ष को पकड़ लिया और कांपने लगी। कुछ देर बाद दोनों हवा से वापस बेड पर आ गए। चार्ल्स ने नायरा के सिर से क्रॉस हटाया और वो अपने दोनों पांवों को हाथ में समेट कर रोने लगी। माया उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मिसेस चार्ल्स ने उसे रोक दिया। इन सब से दूर रहो अभी, इसके शरीर में अभी एक बच्चे की आत्मा है। तो उसे बाहर निकालिए ना, आजाद कीजिए मेरी बच्ची को उससे। पैसे की चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। पैसे तो हम लेंगे ही दक्ष, पर लाश के बदले नहीं। अगर अभी तुम्हारी बेटी का एक्सोर्सिज्म किया तो वो मर भी सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है और बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। तो अब क्या होगा? मेरी बेटी क्या ऐसे ही रहेगी? नहीं, पता करते हैं आखिर वो चाहता क्या है। मिसेस चार्ल्स नायरा के अंदर छुपे उस बच्चे की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और फिर पता चलता है कि वो किसी की मौत चाहता है और उसकी मौत दक्ष के हाथ ही होनी चाहिए। तभी वो उसकी बेटी के शरीर को छोड़ेगा, नहीं तो उसके साथ ही रहेगा हमेशा ऐसे ही। दक्ष ये सब सुनकर परेशान हो गया। वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने पूछा भी कि उसे आखिर किसका खून करना होगा और उसके हाथों ही क्यों। दक्ष के इतना कहते ही नायरा हवा में ऊपर चली गई। उसके शरीर की सारी हड्डियां खुद ब खुद अकड़ने लगी थी और फिर दक्ष को देख उससे गुस्से में कहा, तुझे जानना है ना कि मैं किसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ? सुन, मैं अपने बाप को मरता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसने मुझे मारा और अब मेरी माँ को भी मार देगा। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान के भेष में जंगली शिकारी है, जिसने तेरे बाप को मारा और तेरी माँ को भी। तेरा जुड़वा भाई यक्ष, जिसने तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को मारा। तू अपनी माँ को नहीं बचा पाया,
पर मेरी माँ को बचाने उस दरिंदे से चाचा। क्या दक्ष इस आत्मा की बात मान लेगा? क्या वो अपनी माँ की मौत का बदला लेगा? और क्या दक्ष यक्ष से सामना करने पर जीत पाएगा, या वो भी उस शिकारी का शिकार हो जाएगा? जानेंगे सब, और इस बच्चे की कहानी शिकारी के अगले भाग में, जिसे अगर आप जल्दी ही देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अभी शेयर के बटन को दबाकर कहानी को सब जगह शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे शिकारी के अगले भाग आर या पार में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।